नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत का अध्याय 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 के पहले के जो अध्याय है, अध्याय 1, 2 और 3, इसमें व्यापार से साम्राज्य तक और ग्रामीण इलाकों में कंपनी का फैलता साम्राज्य, उसके बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली है। और आज हम देखेंगे अध्याय 4। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। दोस्तों, बिरसा मुंडा, आपने नाम तो सुना होगा। बिरसा मुंडा जो जनजातीय लोग हैं, वह लोग बिरसा मुंडा को अपने भगवान मानते थे। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दिकू कहा जाता था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। यानी कि दोस्तों, इस अध्याय में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जनजातीय लोग थे, उनके जीवन में कौन सा परिवर्तन आया और बाहरी लोगों ने जिनको गुलाम बनाया, उनका प्रभाव ये जनजातीय लोगों पर किस तरह दिखाई दिया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। दोस्तों, यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र के बारे में देखते हैं तो उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। दोस्तों, ये जनजातीय लोगों में कुछ जनजातीय लोगों की रीति रिवाज में ऐसा था कि पुरुषों का काम महिलाएं करती थी और महिलाओं का सारा काम पुरुष करते। यानी कि ये जो काम है बाज़ार में वस्तुएं बेचने का, यहाँ महिलाएं जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, तो उनका जीवन जो जीने की पद्धति थी वह कैसी थी, इसके बारे में देखते हैं। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते। अब झूम खेती किसे कहते हैं,
तो झूम खेती घुमतू खेती को कहा जाता है। और घुमतू खेती के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। यानी कि जो जंगल होते हैं वहाँ पे थोड़े पेड़ को काट दिए जाते हैं और वहाँ ज़मीन को समतल कर दी जाती है और वहाँ पे खेती की जाती है। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राख होती है उसमें पोटाश होती है। ये याद रखना है हमें कि राख में कौन सा खनिज तत्व होता है, तो पोटाश। और पोटेशियम यानी कि पोटाश उसकी संज्ञा है की और उसका परमाणु क्रमांक है 19, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। अब पड़ती किसे कहते हैं, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। यानी कि ये लोग जो थे वो पेड़ों को काट देते थे और उपजाऊ ज़मीन बना देते थे और वहाँ फसल बोते थे। फसल पक जाने के बाद फसल ले करके वहाँ से निकल जाते थे और कुछ सालों तक वह ज़मीन पड़ती छोड़ देते थे। पड़ती इसलिए छोड़ देते थे कि दोबारा ये ज़मीन उपजाऊ हो जाए। घुमतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमतू खेती करते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। दोस्तों कुछ झूम खेती करते थे और कुछ थे शिकारी और संग्राहक। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। दोस्तों उड़ीसा में जो खोंड नामक जनजातीय का समुदाय था वह शिकारी और संग्राहक था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ, दोस्तों साल और महुआ एक पेड़ है और महुआ जो है वह पेड़ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो वे लोग खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो खोंड समुदाय के लोग फूल और कुछ पेड़ साल और महुआ से तेल भी निकालते थे और खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। वह शिकारी और संग्राहक भी थे और जब कोई किसी को ज़रूरत पड़ती थी कोई चीज़ की, औषधि की या फल फूल की, तो वे लोग खोंड समुदाय को ही कहते थे। और खोंड समुदाय उड़ीसा के आसपास पाया जाता था। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे।
कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। दोस्तों, ये लोग सम्मान के साथ जीना जानते थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो जानवर पालते थे। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियाँ या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाडिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ जो मैप दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में किस जनजातीय हमें देखने को मिलती है। यानी कि हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ देखते हैं हम मध्य प्रदेश, तो बैंगास, बंजारा और गौंड। यह गुजरात है, वान गुज्जर्स और राठवा। यह राजस्थान है, राजस्थान में भील है और सहारिया। और ये हम पूर्वोत्तर राज्य देखते हैं दोस्तों। यह अरुणाचल प्रदेश ने अपाटनी, नासी, या नागालैंड में नागा, खासी। और यह देखते असम में हंजंग, या उड़ीसा में पराजा, बोंडा, कंठा, कोया, खोंड। आपने खोंड के बारे में अभी पढ़ा है। तो इस तरह भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग जनजातीय लोग रहते थे और अलग अलग जनजातियों के जीवन भी अलग अलग थे। यहाँ दिया है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। दोस्तों, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी में से निकलते हैं। इसके बारे में ही हम कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जो एक जगह खेती करते थे। तो 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बंटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गौंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमतू खेती करने वालों के मुकाबले
ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। ब्रिटिश अफसरों को गौंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई दिया। तो दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे उनको एक जगह ठहर कर जो खेती करते थे वह बहुत ही सभ्य दिखाई देते थे, और जो जंगल में रहते थे उनको वह बर्बर और असभ्य मानते थे, और उनको सभ्य बनाने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? दोस्तों, अभी तक हमने आदिवासी लोग, अलग अलग जनजातीय के लोग किस तरह से जीवन जीते थे, यानी कि कुछ घुमतू खेती करते थे, कुछ झूम खेती करते थे, कुछ लोग स्थायी बसकर खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो अलग अलग जनजातीय लोगों के जीवन अलग अलग थे। और औपनिवेशिक शासन यानी कि अंग्रेज़ों का जब शासन चल रहा था तो उन्होंने जो शासन स्थापित किया उसके बाद आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि वो अपने इलाके के मुखिया होते थे और बहुत सारे उनके अनुयायी भी होते थे। इसी कारण वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह अपनी पुलिस भी रखते थे और ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यह आप चित्र में देख सकते हैं। पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों से एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब यह घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। दोस्तों, यहाँ जो हम उनके बारे में भावनाएं देखते हैं, तो जब घर इस तरह से बनता है तो पूरा गांव घर बनाने में मदद करते हैं। और अभी की जो मानवता देखिए तो कोई देखने भी नहीं आता। तो पहले लोगों के प्रति एक दूसरे के भावनाओं को समझना, बहुत ही एक दूसरे का आदर और सम्मान के साथ जीते थे। घुमतू काश्तकारों का क्या हुआ? तो ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए।
व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमतू खेती की छूट दे दी गई। दोस्तों यहाँ तक ही हम सीमित रखते हैं और अगले पार्ट में वह कानून और उनके प्रभाव से आगे पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य मित्रों को भी इसके लाभ मिले। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।